हेलो बच्चों, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्यालय, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। जैसा कि कल मैंने बहुत हड़बड़ी में आपको सॉल्यूशंस दिया नीट के, आपने गो थ्रू किया होगा। हो सकता है कि फास्ट मोड में कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी। तो आज मैंने क्या किया, हर सेक्शन को सेग्रीगेट किया। फिजिकल केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आए, इनऑर्गेनिक में क्या है, ऑर्गेनिक में क्या है, और चैप्टर बाय चैप्टर मैंने उसको एक्सप्लेनेशन किया है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 16 क्वेश्चन आए थे, इनऑर्गेनिक में 12 आए हैं, और लास्ट 17 जो क्वेश्चन है वो ऑर्गेनिक से था। मतलब इस बार इनऑर्गेनिक को थोड़ा लेस वेटेज दिया है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन अच्छे थे। उसने पीरियोडिक टेबल से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे, केमिकल बॉन्डिंग से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे, इवन कोऑर्डिनेशन से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे। मींस कवर अप अच्छा किया है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसने पूछे गए थे। मतलब थ्योरीज को मिक्स कर करके पूछा, कुछ पीरियोडिक से उठा लिया, कुछ केमिकल बॉन्डिंग से उठा लिया, कुछ पी ब्लॉक से उठा लिया, कुछ डी ब्लॉक का कंसेप्ट लगा दिया। तो ऐसे करके उसने क्वेश्चन बनाए थे और मजा आया, और आपको भी मजा आया होगा डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्लियर? पेपर बहुत अच्छा था, मैं बार बार ये कहता हूं, आपने बहुत अच्छी मेहनत की और मुझे पता है डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करने वाले हो। मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है कि हाँ, कि कहां कहां अगर आपसे मिस्टेक हुई होगी तो कहां हम करेक्ट फ्यूचर के लिए करेक्शन कर सकते हैं। बस इतना ही है। मैं बिल्कुल आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहता और ये नहीं सो करना अरे मुझे आता है तुम्हें नहीं आता। नहीं, बिल्कुल मैं भी अपने आप को एक स्टूडेंट जैसा ही ट्रीट करता हूं और मुझे समझ में आता है कि एग्जाम बर्डन क्या होता है। क्लियर? तो एज अ फन हम लोग धीरे धीरे चीजों को इलाबोरेट करके समझेंगे। इनऑर्गेनिक सेक्शन में टोटल कितने 12 क्वेश्चन है, तो उन 12 क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन आप आराम से देखो। सर ये क्वेश्चन कहां से आया है? पहले तो ये क्वेश्चन है मिक्स क्वेश्चन, मतलब इसमें पीरियोडिक टेबल का भी कंसेप्ट लगा हुआ है। इसमें आप जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी पार्ट है, उसमें भी थोड़ा लगा हुआ है। देन उसके बाद इसमें जो है आपके पी ब्लॉक के भी कंसेप्ट लगे पड़े। मतलब मैं मान लूं, अगर पूरा ओवरऑल कर लूं तो पी ब्लॉक और पीरियोडिक टेबल, मतलब दोनों में इस क्वेश्चन को हम कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर टू यू? हाँ सर। तो चलिए पहला पढ़ते हैं। अनलाइक गैलियम दैट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट ही मुझे गलत लगा, एकदम थियरी है। ग्रुप 13 एलिमेंट, गैलियम किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं लो होता है। क्लियर? एंड CS हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। हाँ ये मैं मानता हूं, CS का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है अमंग ऑल अल्कली मेटल, अराउंड 28 to 29 के बिटवीन होता है ना। लेकिन पहला तो गलत है, यानी स्टेटमेंट 1 तो मुझे रॉन्ग लग गया। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ऑन पॉलिंग स्केल। क्या पॉलिंग स्केल में पूछा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट द सेम? नहीं, पॉलिंग स्केल पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 और क्लोरीन की भी क्या होती है 3। जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद करते हैं या समझते हैं वो पॉलिंग स्केल का ही यूज किया। जैसे फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन की 3.5, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8, हाइड्रोजन का 2.5, हाइड्रोजन का 2.1, कार्बन का 2.5, है ना। ये चीजें पॉलिंग स्केल पे है। क्लियर? तो बिल्कुल नाइट्रोजन और क्लोरीन की पॉलिंग स्केल पे वैल्यू 3 होती है, वो गलत है। यानी ये क्या बोला? नॉट द सेम, यानी गलत है, सेम है। इज इट क्लियर? यानी A और B गलत बोला है। क्लियर? अच्छा, कितने स्केल होते हैं? जनरली आपको पता है कि पॉलिंग स्केल होते हैं, मुलिकन स्केल होते हैं, ऑल्डर डसाव स्केल होते हैं, सैंडरसन स्केल होते हैं। लेकिन उसमें से 2 हम इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, पॉलिंग एंड मुलिकन स्केल। तो वही क्वेश्चन यहां से वो पूछ दिया है। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट आ जाइए। आर्गन K+, Cl-, Ca2+ एंड H2- आर ऑल आर इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हाँ बिल्कुल, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यस, ये अब करेक्ट मुझे मिला, C आंसर करेक्ट। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है तो किसका है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और सिलिकॉन है। हम जानते हैं कि अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा कौन होगा? सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम, देन क्या है? सोडियम। लेकिन ये थोड़ा गलत हो जाएगा। क्यों? आपको पता है मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के केस में किसका ज़्यादा? पहले मैग्नीशियम आएगा, उसके बाद ज़्यादा एल्युमिनियम आएगा ना, जैसे बेरिलियम और बोरोन का केस। हाँ सर, बिल्कुल सर, याद आया। हाँ, तो ये करेक्ट ऑर्डर होगा। यानी करेक्शन कहाँ है? एल्युमिनियम का कम, मैग्नीशियम का ज़्यादा। ये NH2 है और ये NH2 NP1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्लियर?
चलिए तो आप ऑर्डर देखते हैं, सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम, मतलब ये डायरेक्ट लिखा हुआ है यानी ये गलत हो गया, यानी डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन लिथियम एंड रुबिडियम। यस, हम पता है कि हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लिथियम, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। सो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी जो मैं देख रहा हूं वो ई जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्या क्या गलत हो गए, ए, बी और डी गलत है, क्या सही हुए, सी और ई। क्वेश्चन में पूछा है कौन करेक्ट है, तो भैया सी और ई, यानी हम सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे। आया समझ में? तो देखो थ्योरी किस तरह से इसने पूछा है। डन, बहुत अच्छी बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका पीरियोडिक टेबल से है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू मेन ग्रुप। अरे मेन ग्रुप का ही तो दूसरा नाम बताया था, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। बस वही पूछा है कि एस और पी ब्लॉक का एलिमेंट आउट ऑफ ये 5 कौन कौन है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मैंने बोला था हड़बड़ी नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एकदम ध्यान को, मन को शांत रखना है। ठीक है, पहला देखो Ne3S1 है, यानी एस ब्लॉक के एलिमेंट है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ले लिया। लेकिन यहां पे देखो अगर 4S2 देखोगे, उसके आगे अगर आप 3D3 नहीं देखे तो गए आप, यानी ये एस ब्लॉक का नहीं, ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, यानी ट्रांजिशन मेटल है ना। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, गुड। अब इसकी बात देखो, इसका तो देखो NH2NP5 है, यानी ये तो फिर P ब्लॉक के एलिमेंट हो गए। अगर मैं इसको देख लूं तो फिर S देखे घबराना नहीं, आगे वाला देखो 3D1 4S1, यानी ये फिर D ब्लॉक का एलिमेंट है। ये है क्या एक्चुअली में, ये तो कॉपर है ना। यस सर, गुड। अब ये देख लो, ये D, फिर से D आया, यानी फिर से ये क्या है, D ब्लॉक के एलिमेंट है। हाँ सर बिल्कुल अच्छी बात है। तो कौन कौन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट मुझे दिखे, ए और सी दिखा, ए है एस ब्लॉक और सी है पी ब्लॉक, और इस मेन ग्रुप एलिमेंट मतलब एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट, यानी ए और सी, यानी सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर, गुड। चलिए, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट में 2 सीरीज 4F एंड 5 सीरीज, इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। याद आया? यस सर, बोर्ड, बड़ी, रैंक और बर्नर्स, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। बस उसी से इसको क्वेश्चंस को समझाया है, क्लियर सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दादा मेरे, कहता है स्टेटमेंट है, अच्छा, हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0, यानी ये क्वेश्चन आ गया आपके कहां से, केमिकल बॉन्डिंग से। अब क्या बोलता है, हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। मैंने आपको पढ़ाया था अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो या नेगेटिव हो तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे मैं He2 लिख दूं, हीलियम, हीलियम आपको पता है इनर्ट गैस है, तो हीलियम जनरली मोनो एटॉमिक के फॉर्म में होता है, He2 एग्जिस्ट नहीं करता। चेक करके देखो हीलियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, 0। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि सर ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है। सेकेंड देखते हैं, एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज बॉन्ड लेंथ व्हाट, इंक्रीज। दादा जस्ट उल्टा है, याद करो मैंने बताया था बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है दादा मेरे, डिक्रीज होता है। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी आंसर होना चाहिए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, यानी सेकेंड आंसर। क्या चीजें समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बढ़े? हाँ सर बिल्कुल बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। पहले क्या बोला है, H2O NH3 CH Cl3, इसमें 2 लोन पेयर हैं, ज्यादा लोन पेयर होंगे तो डायपोल में पोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा। तो इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, तो इस केस में जो है क्या H2O का डायपोल मोमेंट ज्यादा है, उसके बाद NH3, उसके बाद CH Cl3, तो ऑर्डर क्या होगा। मैं ये एक ट्रिक बताया, डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला भी होता है और भी बहुत सारे रिलेशन होते हैं। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। तो क्या ये करेक्ट है? हाँ सर करेक्ट है। उसके बाद आता है XCF4, XCO3 और XCF2 में नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। अच्छा, तो आपको पता है XCF4 में 4 भाई हैं, 2 भाई मतलब कम है, 2 भाई बचाए नहीं, 2 पेयर हैं, यानी 2 पेयर ऑफ लोन पेयर है यहाँ पे। XCO 3 भाई हैं, यानी 2 2 4 2 6, यानी 1 लोन पेयर बचा। लोन पेयर काउंट करना आता है ना, वेस्पर थ्योरी में बताया था। यस, इसमें 2 भाई हैं, यानी ये अभी जो है इसमें 2 यूज हुए, 6 बचे हैं, मतलब 2 2 3 लोन पेयर है ना। इसमें 3, इसमें 1 और इसमें 2, यानी सबसे पहले XCF2 को आना चाहिए था, XCF4 को नहीं।
यानी ये गलत हो गया, नंबर ऑफ लोन पेयर का ऑर्डर रॉन्ग है। क्लियर। उसके बाद देखो OH CH और NO बॉन्ड, अरे भाई OH कॉमन है, H कॉमन है, O देखो और C, साइज किसका बड़ा होता है, कार्बन का। क्लियर ना, अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो CH बॉन्ड बड़ा होना चाहिए ना OH बॉन्ड से, यानी ये गलत दिया, बहुत अच्छी बात है। अब आता है बॉन्ड इंथैल्पी, मतलब बॉन्ड एनर्जी। याद करो मैंने बताया था बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। अब आपको पता है नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3, इसमें डबल बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 2, इसमें सिंगल बॉन्ड है बॉन्ड ऑर्डर 1, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसमें है, N2 में, बॉन्ड ऑर्डर N2 में सबसे ज्यादा है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, उसी की ज्यादा होगी, यानी ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आउट ऑफ 4 मुझे कौन कौन करेक्ट दिखा, A और D, यानी मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से आप इसको पी ब्लॉक में भी रख सकते हो या केमिकल बॉन्डिंग में रख सकते हो, जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी मतलब परफेक्ट ज्योमेट्री निकालेंगे, साथ में हाइब्रिडाइजेशन भी। आपको पता है XCO3 क्या फॉर्मूला है, हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक बताया था मैंने आपको, X इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन। अब ऑक्सीजन क्या मोनोवैलेंट है, नहीं है, X इज इक्वल टू 1/2 जेनन सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, X इज इक्वल टू 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, बहुत अच्छी बात है। क्लियर, गॉट इट। और XCO3 कैसे दिखता है सर, ये इस तरीके से आपका दिखता है। इसमें 6 भाई यूज हो गए, एक भाई बचा है, मतलब एक पेयर बचा है, तो अगर एक लोन पेयर हो और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो उस केस में याद करो जो ज्योमेट्री होती है क्या वो पिरामिडल होती है, याद आया, यस। अगर sp3 हो, 2 लोन पेयर हो तो क्या होता है, बेंट या वी शेप होता है, हाँ सर बिल्कुल ये NH3 जैसा दिखेगा, डन। तो यानी XCO3 है sp3 और पिरामिडल, sp3 और पिरामिडल मतलब फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन है, यानी थर्ड और फोर्थ तो करेक्ट होगा ही नहीं, अब ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, यानी फर्स्ट का हो चुका, ठीक है। अब B का 1 है तो B अब चेक नहीं करेंगे, C चेक कर लेते हैं, जल्दी समय बचेगा। XCOF4 की बात कर रहा है तो XCOF4 का क्या होगा सर, वही सेम फॉर्मूला। XCOF4 की मैं बात करूं तो इसमें ये डाइवैलेंट है और ये F4 क्या है, मोनोवैलेंट है, सिंपल सी बात है। X इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है प्लस 4 यानी 8 4 12 यानी X इज इक्वल टू 6, हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3d2। अब क्या इसमें टोटल 6 है, नहीं, इसमें F415 यानी इसमें एक लोन पेयर अभी भी बचा हुआ है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, याद करो वेस्पर थ्योरी, ठीक है, अगर उसमें एक लोन पेयर हो, क्लियर, तो एक लोन पेयर होंगे तो ऑक्टाहेड्रल नहीं क्या होते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। तो चलिए sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल, यानी C का जो होगा वो 4 होगा, वाह मिल गया। यानी अब पहले हमने C और D को फिल्टर आउट किया, फिर A और B में B कॉमन था इसलिए ढूंढा नहीं, सीधा C पे चलेगा A ऑप्शन। बाकी सब आप ढूंढ सकते हो, इजी है, फॉर्मूला वही है, X इज इक्वल टू 1/2, जस्ट लोन पेयर ढूंढते जाओ, है ना। यस सर, बहुत अच्छी बात है। क्या चीजें समझ में आई, यस। चलिए आगे बढ़ें, बिल्कुल सर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट है, बहुत अच्छी बात है, ये ग्रुप 15 का क्वेश्चन है। लाइक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कैन फॉर्म अमोनिया, यस, तो आर्सेनिक कैन फॉर्म आर्साइन यानी AsH3 बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, एकदम करेक्ट है। एंटीमनी कैनॉट फॉर्म एंटीमनी, अरे यार ये तो फालतू बात है यार, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ये अपनी कोवैलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी Sb2O5 एंटीमोनी पेंटाऑक्साइड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और ये क्या लिखा है, कैनॉट फॉर्म, यानी ये रॉन्ग हो गया, यानी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 क्या है, रॉन्ग है। कहीं है ऐसा, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो, टफ ज्यादा नहीं है, बस वह बहुत अच्छा पेपर है, यानी डीपली पढ़ना होगा आपको, ऐसे हवा में आप काम नहीं कर सकते। आया समझ में, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलो ये बताओ कि भाई ठीक है, सब एग्जाम हो गया, कहीं घूमने उमने जाओ, गर्मी के दिन है, थोड़ा ट्रैवल करके आओ, जब नीट का एक रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, अभी 1 मंथ है, ठीक है। कुल्लू मनाली जाके आओ, कश्मीर जाके आओ, नॉर्थ ईस्ट घूमो, नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा जगह है, एक्सप्लोर ही नहीं किया बहुत लोगों ने। सिक्किम जाओ, सिक्किम में गैंगटॉक जाओ, उसके बाद आप आसाम जाओ, थोड़ा मणिपुर मेघालय जाओ, घूम के आओ, मज़ा आएगा। रिफ्रेशमेंट चाहिए बच्चे लाइफ में, उसके बाद तो फिर लगातार सालों का पढ़ाई है, बहुत मोटी मोटी बुक पढ़नी पड़ेगी,
तो रिफ्रेशमेंट लो, मजे करो, जो होगा देखेंगे ना, इतना क्या टेंशन है, टेंशन नहीं लेने का है ना, बिल्कुल। हाँ, चीज़ें समझना है, थोड़ा पढ़ना भी है, मस्ती के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी चाहिए, है ना। तो बस अगर थोड़ी पढ़ाई होती रहेगी तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। चलिए, ये एकदम बिल्कुल प्रिपरेशन है, ठीक है। हाबर प्रोसेस के लिए एफई कैटलिस्ट होता है, बिल्कुल। मोलिब्डेनम क्या होता है, प्रोमोटर होता है। वाकर ऑक्सीडेशन के लिए पीडीसीएल2 यूज होता है, करेक्ट है। विल्किंसन कैटलिस्ट यही होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट यही होता है। मतलब डायरेक्टली मिला हुआ है ABCD, मतलब ये थ्योरी है, इसमें मैं कुछ समझाने वाली बात है नहीं, ठीक है। अब ये क्या किया, बाय मिस्टेक इसको जो है ना एक दूसरे के साथ अनमैच करना भूल गया, डायरेक्ट दे दिया, एक वन का मतलब डायरेक्ट है, ये इसका ये इसका ये इसका ये इसका, यानी आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भी कंफ्यूज करने के मुझे लगता है किया होगा कि सर ऐसे कैसे डायरेक्टली दे दिया। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता, ये है याद करने की चीज, तो इसको आप याद रखो डायरेक्टली, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इसमें समझाने के लिए बहुत अच्छी बात है, याद करो पैरामैग्नेटिक कौन, इसको आप पूरा सॉल्व कर सकते हो। पहले मैं सॉल्व भी, बाद में मैं सॉल्व करूंगा, पहले समझा देता हूं। अगर आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर आपके हो गए, तो याद रखना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो हमेशा डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्लियर। अगर वीक फील्ड लिगेंड होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक बनाते हैं, बस इतना याद रखना। अगर कार्बन डोनर हो, नाइट्रोजन डोनर हो, फास्फोरस हो, तो इस केस में क्या होता है, जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। हाँ, तो ये देखो, और वो भी भूल जाओ तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखना। आपको पता है CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ट्राइफिनाइल फॉस्फिन PPS3 हॉल्ट थ्राइस, है ना, ये भी आपका क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये दोनों आपके क्या है दादा मेरे, ये दोनों जो है आपके डायामैग्नेटिक हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड कौन है, क्लोरीन है और H2O है, यानी आंसर जो होगा A और D होगा, हम डायरेक्ट जान सकते हैं। अब सर मैं इसको समझाऊं कैसे। आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर अनपेयर को पेयर नहीं करता, ऐसा है क्या सर, उल्टा बोल रहे हो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अनपेयर को क्या करता है, पेयर करता है, बट वीक फील्ड लिगेंड अनपेयर को पेयर नहीं करता। सर क्या मतलब है, जैसे मैं बात करूं NiCl4 की, निकल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2, एटॉमिक नंबर 28 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d8। एम आई राइट दादा। हाँ सर। तो अगर मैं अब ऐसा लिख दूं, ये 3d है, ये 4s खाली है और ये 4p है, ठीक है। चलिए, ये 3D, ये 4s और ये हमारा क्या है 4p। चलिए मैं 1 2 3 4 एक 5 लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास पता है जो ये साथ में जुड़े होते हैं क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। लिगेंड हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। बहुत अच्छा। अब मैंने 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही मैं लिख दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये दो अनपेयर्ड हैं, यानी ये होगा क्या, दिख रहा है पैरामैग्नेटिक। अब लिगेंड डिसाइड करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये अनपेयर को पेयर नहीं करेगा। कितने क्लोरीन है, 4, तो 4 ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो यहाँ फिल होगा, इस तरह से फिल हो गया। यानी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा इस केस में क्या आया, sp3, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बिहेवियर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अब अगर क्लोरीन के जगह CN होता, ठीक है, तो CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यस, तो ये जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसका पावर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसे मैंने कर दिया, ये जगह खाली हो गया। ये आपका S है और ये आपका दादा क्या है, P है। तो आपको पता है कितने CN है सर, 4 CN है, तो यहाँ फिल होगा 1 2 3 4, यानी एक D एक S और 2P। इस बार हाइब्रिडाइजेशन चेंज होके क्या हो जाएगा, DsP2। क्या खेल समझ में आया, ये देखो दोनों का खेल मैंने बता दिया। तो अगर सॉल्व करके देखो टाइम लगेगा, अगर ऐसे समझ लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुए तो जनरली है, इसमें बहुत सारे केसेस हैं ऐसा, ठीक है। तो जनरली जो होते हैं वो क्या होते हैं सर, डायामैग्नेटिक बनाते हैं, और अगर वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्लियर जी सर, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, फिर से ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी जो भी क्रिस्टल फील्ड वाला बोला था उसी पे है। कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द
फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। और आपको पता है एनर्जी और वेवलेंथ क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जिसकी क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी यानी एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उस केस में वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन है, अभी बताया था, Cn है और NH3 है। Cn और NH3 में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, Cn है। तो इस केस में एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम है, तो यानी बी का जो है वेवलेंथ सबसे कम होगा। किस ऑप्शन में बी का वेवलेंथ, यानी ए और 1 और 2 में हम कंपेयर करेंगे, ये तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, अब बी के बाद कौन आएगा, ए आएगा, उसके बाद ही ना सी और डी आएगा। तो बी के बाद ए देखो है नहीं यहां पे, बी के बाद ए यानी सेकेंड ऑप्शन। बाकी भाई डी और सी में कुछ भी हो, हमको उतना थेसिस लगाना ही नहीं है कि हाँ इसमें भी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन में तब जाएंगे ना जब हमें जरूरत पड़ेगी। जरूरत तो पड़ी ही नहीं हमको, हमने फिल्टर आउट किया। मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले आंसर की में आप फिल्टर आउट कर लो, समय बचाओ, उसके बाद देखो कहीं कुछ करेक्ट मिल रहा है जिससे देखो पूरा तो कोई भी नहीं पढ़, मैं बोलूं मैं बहुत नॉलेजेबल हूं, गलत है। ठीक है, हर लाइफ में लूपहोल होते हैं, पूरा आप पढ़ के नहीं जा सकते, लेकिन जितना पढ़ा है उसका यूज करके क्या हम एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, हाँ पहुंच सकते हैं। पहुंचा ना, आया समझ में, हाँ सर। तो कोऑर्डिनेशन से अच्छे क्वेश्चन 2 पूछे थे। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आते हैं, वाह ये तो सिंपल है, ये मुझसे अच्छा आप जानते हो, गॉट इट। अब पूछा है कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो। आपको पता है पोटेशियम जो है अल्कली मेटल होता है, अल्कली मेटल लाइफ टाइम जो होते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1 होता है। H2O2 है, परऑक्साइड है, ऑक्सीजन परऑक्सी लिंकेज में होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1। और H2SO4 में सल्फर क्या होगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सर कैसे अरे ढूंढ के भी बताऊं क्या, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन जो होता है नॉन मेटल के साथ होते हैं तो +1 होता है × 2, जिसका ढूंढना है उसको x लिख दो। ऑक्सीजन का -2 × 4 = 0, नॉर्मल केस है, तो x - 6 = 0। x क्या आया दादा मेरे, +6 आया। हाँ सर बहुत अच्छी बात है, ये ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढने का मेथड है। हाँ सर बहुत अच्छा, तो आंसर क्या हो जाएगा, +1 -1 +6, यानी फर्स्ट आंसर आ गया। क्या चीजें समझ में आई, हाँ सर बिल्कुल चीजें समझ में हमें आ गई। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, ये तो मैं आपको क्या बताऊं, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का है भाई, इसको डायरेक्टली याद करना पड़ता है, इसमें मैं कुछ एक्सप्लेनेशन देना नहीं पड़ता। अगर आपने इस चैप्टर को टच किया है और अगर रेडिकल्स का ग्रुप आपने पढ़ा है, कैसे टेस्ट करते हैं, पूरा नोट्स अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बनेगा, अदरवाइज इसमें कोई मदद नहीं कर सकता है ना। तो ये बिल्कुल थ्योरी है, इसका आंसर है बी ऑप्शन। ये आप जानते भी होंगे, CO2+ जो है बिलोंग कहां करता है, ग्रुप 4। सिमिलरली Mg2+ कहां बिलोंग करता है दादा, Mg2+ ग्रुप 6। ऐसे आप सीधा इसको पढ़ सकते हो, है ना। डन सर, हाँ सर बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे वाह बहुत अच्छी बात है, ये मतलब ये तो ये भी क्या मैं बोलूँ, थियरी है। फेरोमैग्नेटिक इज कंसिडर्ड एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ फेरोमैग्नेटिक एक्सट्रीम फॉर्म ही तो पैरामैग्नेटिक, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक याद करो, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो भैया उसका एक्सटेंशन ही तो एक वीक है उससे स्ट्रांग हो गया, तो फेरोमैग्नेटिक इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मींस एक्सटेंशन तो है, यानी स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है। अच्छा, क्रोमियम 2+ है, क्रोमियम 2+ एटॉमिक नंबर इसका 24 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, यानी 3d5 4s1 में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए ना, हाँ, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, 3d4, यानी क्रोमियम में 3d4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी 4 अनपेयर्ड है। और Nd3+ है, एटॉमिक नंबर 6, यानी F ब्लॉक का एलिमेंट है, यानी ये होगा 4f3 6s0, यानी इसमें 3 अनपेयर्ड है। अरे वाह, तो क्रोमियम 2+ में 4 अनपेयर्ड और Nd3+ में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी ये गलत है, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज व्हाट, रॉन्ग, यानी मैं जाऊंगा थर्ड ऑप्शन पे। क्या चीजें समझ में आई, हाँ सर बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझ में आया, हाँ सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां खत्म हो गया, टोटल 12 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने एज पर माई नॉलेज मैंने आपको डिस्कस किया, होप आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। चलिए सेशन ओवर करते हैं।